Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, we are back with another session for your UPSC CSAT comprehension practice, and in this series we are covering previous year questions for you, and this is the next lecture for your previous year questions for the year 2017. So in the previous sessions we have covered almost all the passages of the year 2017, and we'll be looking at a couple of more in this session. So guys, I hope that you like the session and I hope these sessions are helping you out. So don't forget to like the session and don't forget to subscribe if you're new to the channel here. And before we go any further, I have the best thing available for you. We have a comprehensive guidebook that will help you, from day one. This guidebook entails everything from strategy to syllabus to sources for all the subjects for your CSAT part. And the best part is this guidebook is absolutely free for you. The link for this ebook is given in the description of the video. So go download this ebook and get benefited for your preparation for your CSAT journey. So this is a very useful book and I hope that you get benefited from it. All right, guys, let's come back to the session and let's start by solving the passage, and then let's understand how to solve such passages. So what do we usually do is we look at the question, only the question, not the options. हम सिर्फ क्वेश्चंस देखते हैं, हम ऑप्शन नहीं पढ़ते ताकि बायस ना आए हमारे रीडिंग में, और फिर हम अपने पैसेजेस को सॉल्व करते हैं. तो पहला पैसेज है हमारे पास, हमें इसमें क्या ढूंढना है, रैशनल क्रिटिकल इन्फ्रेंस जो पैसेज में है. सो इन्फ्रेंस क्या होता है गाइस, अ लॉजिकल इंफॉर्मेशन, अ लॉजिकल फैक्ट दैट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द पैसेज. So a logical, rational and critical fact that can be made from the passage has to be found. So let's read the passage now. I'll read it for you and I'll explain it to you. There has been a significant trend worldwide towards regionalism in government, resulting in a widespread transfer of powers downwards towards regions and communities since 1990s. वो क्या कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड देखा जा रहा है जिसमें रीजनलिज्म की तरफ फोकस किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं हो रही, रीजनल गवर्नमेंट्स ऊपर आ रही है, रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड ट्रांसफर ऑफ पावर्स. जो पावर्स हैं वो ज़्यादा डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स रीजन्स एंड कम्युनिटीज़ की तरफ बढ़ रही हैं. वो मतलब इंडिविजुअल जो स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया की बात करें हम, तो इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए जो हम स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जो पावर होती हैं या उनके पास जो ज़्यादा पावर आने लगी है, उसको अब वो कह रहा है कि ये जो फिनोमिनन है ये 1990 से बहुत ज़्यादा पेस पकड़ा है, इसने बहुत ज़्यादा ये अफेक्टिव हुआ है. दिस प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल एंटिटीज, ये जो प्रोसेस है जिसमें नई पॉलिटिकल एंटिटीज बनानी पड़ती हैं, एंड बॉडीज एट सब नेशनल लेवल, मतलब स्टेट लेवल, एंड एन इंक्रीज इन देयर कंटेंट एंड पावर्स, और उनके कंटेंट और पावर्स में जो बढ़ोतरी आई है इज नोन एज डेवोल्यूशन. डेवोल्यूशन क्या होता है गाइस, डेवोल्यूशन इज ऑपोजिट ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन होता है किसी बेहतर की तरफ जाना, डेवोल्यूशन होता है अगर गवर्नमेंट के केस में कहें तो सेंटर से जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनकी तरफ पावर आना, उसको डेवोल्यूशन. एवोल्यूशन आगे बढ़ना, डेवोल्यूशन नीचे आना. तो दिस इज ऑपोजिट ऑफ एवोल्यूशन, तो इसको डेवोल्यूशन कहा गया है. डेवोल्यूशन हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज बीइंग मेड अप ऑफ थ्री फैक्टर्स. डेवोल्यूशन को तीन फैक्टर्स में कैरेक्टराइज किया गया है. पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, पॉलिटिकली कितने लेजिटिमेट है वो गवर्नमेंट, मतलब वो स्टेट की गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट मतलब वो बेसिकली वो वोट करके आई है या नहीं आई है, तो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी होनी चाहिए. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी की डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को भी डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, मतलब स्टेट लेवल पे जो स्टेट के अंदर जो रिसोर्स है वो स्टेट खुद यूज कर रहा है. सो ये तीन फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हेयर मीन्स अ मास डिमांड फ्रॉम बिलो फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस. यस, के एक मास डिमांड जो नीचे से आ रही है, लोग कह रहे हैं कि हमें डिसेंट्रलाइज प्रोसेस चाहिए, सेंट्रलाइज नहीं, हमें स्टेट लेवल पे हमें गवर्नमेंट चाहिए विच इज एबल टू क्रिएट अ पॉलिटिकल फोर्स फॉर इट टू टेक प्लेस. और ताकि बेसिकली लोगों ने कहा कि हम स्टेट लेवल पे या छोटे लेवल पे हम जो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं वो हमारे के ऊपर राज करें, ना कि सिर्फ एक सेंट्रल पार्टी हम पे राज करे. तो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हियर मींस अ मास डिमांड फ्रॉम बिलो, मतलब लोगों की डिमांड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस विच इज एबल टू क्रिएट अ पॉलिटिकल फोर्स, जो एक पॉलिटिकल फोर्स मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी कहना चाह रहा है यहाँ पे, फॉर इट टू टेक प्लेस. इन मेनी केसेस डिसेंट्रलाइजेशन इज इनिशिएटेड
by the upper tier of government without sufficient political mobilization for it at the grassroots levels. Usually क्या होता है, इन मेनी केसेस ज़्यादातर क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो अपर टियर ऑफ गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से शुरू होती है विदाउट सफिशिएंट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, विदाउट लोगों की भीड़ भाड़ के, विदाउट लोगों के प्रोटेस्ट के, ग्रास रूट लेवल पे. इन सच केसेस द डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस ऑफन डज नॉट फुलफिल इट्स डायरेक्टिव्स. और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अगर स्टेट गवर्नमेंट बना देगी खुद ही, बिना किसी नीड के, बिना किसी डिमांड के, तो फिर वो बेसिकली सेंटर के अंडर ही हो जाएगी. एक तरह से कहने की बात है, उन्हीं की कठपुतली बन के रह जाएगी. तो जो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है वो लोगों की डिमांड पे होना चाहिए और लोगों के अंदर से बन के आना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाना चाहिए. ये कह रहा है यहाँ पे वो. तो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस नाउ एंड लेट्स सी कि व्हाट कुड बी द राइट आंसर फॉर दिस. Emergence of powerful mass leaders is essential to create sub-national political entities and thus ensure successful devolution and decentralization. Emergence of powerful मास लीडर्स होना चाहिए जिससे कि सब नेशनल पॉलिटिकल एंटिटीज बने और सक्सेसफुल डेवोल्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन हो. वैसे मास लीडर्स की बात कहीं नहीं हुई है, बट फिर भी आगे पढ़ते हैं एक बार. द अपर टियर ऑफ गवर्नमेंट शुड इम्पोज डेवोल्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑन द रीजनल कम्युनिटीज बाय लॉ और अदरवाइज. नहीं, ये कर वो गलत, उसने लास्ट लाइन में बोला इट डज नॉट फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव. कॉन्ट्रडिक्टरी टू व्हाट हैज बीन गिवन इन द पैसेज है. थर्ड, डेवोल्यूशन टू बी सक्सेसफुल, डेवोल्यूशन को सक्सेसफुल होना है तो इट रिक्वायर्स अ डेमोक्रेसी. इसमें डेमोक्रेसी होना चाहिए इन विच देयर इज फ्री एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल एट लोअर लेवल एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन एट द ग्रास रूट लेवल. यस, कि डेवोल्यूशन होने के लिए सही में रिक्वायरमेंट क्या है, डेमोक्रेसी हो जहाँ पे लोगों की बात सुनी जाए और लोअर लेवल पर भी उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने दिया जाए जिससे कि डेवोल्यूशन हो पाए. और लास्ट है, फॉर डेवोल्यूशन टू टेक प्लेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इन द मासेस इज असेंशियल. के लोगों में मतलब जनता में एक बहुत ही असेंशियल जो फीलिंग है रीजनलिज्म की वो होना बहुत ज़रूरी है. देखो इसमें कहीं डेमोक्रेसी की कहीं वैसे एक्चुअली बात हुई नहीं है पूरे पैसेज में. तो गाइस देखो इन्फ्रेंस क्या होता है, जो लॉजिकल फैक्ट पैसेज में गिवन है. देखो ए और सी हम बात बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि हाँ सर ये ठीक बात है, होना चाहिए, चाहिए ठीक बात है, लेकिन दैट वुड बी एन अजम्पशन. बट इन्फ्रेंस क्या होता है, जो बात पैसेज में दी है और जो पैसेज में बात क्लियरली मेंशन्ड है वो है ऑप्शन नंबर डी. क्या, डेवोल्यूशन के लिए a strong feeling of regionalism in the masses is essential. कि उसके बिना आप रीजनलिज्म को या डेवोल्यूशन को सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, जो पैसेज में उसने क्लियरली कहा भी है. सो basically the process which involves the creation of new political entities and bodies at the subnational level and an increase in their content and powers is known as devolution. It is characterized by political legitimacy, and political legitimacy here means a mass demand. ये देखो, a mass demand from below for the decentralization process. So a strong feeling for regionalism. This is what pushes devolution in the masses. So this is the right answer. That is the right inference that can be made from the passage. तो आपको clearly पता होना चाहिए आपको ढूंढना क्या है. ठीक है, चलो गाइस, अच्छा पैसेज था, थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन पेपर में ऐसे पैसेजेस आते हैं और आपको सॉल्व करने आने चाहिए. नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं गाइस. सेकंड है, हमें पैसेज क्या कहना चाह रहा है, व्हाट डज द अबव पैसेज इंप्लाई, हमें वो ढूंढना है. और एक ही लाइन का है सारा, छोटा सा है तो पढ़ते हैं. और ये छोटे वाले ना बड़े खतरनाक होते हैं बाय द वे, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो एक बार पढ़ते हैं. इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट में जहाँ पे लोकतंत्र है बेसिकली, तो in a democratic state where a high degree of political maturity of the people obtains. ठीक है, एक ऐसा डेमोक्रेटिक स्टेट जहाँ पे वेर हाई डिग्री ऑफ पॉलिटिकल मेच्योरिटी लोगों में आ जाए, पॉलिटिकल मेच्योरिटी ऑफ द पीपल ऑब्टेन्स, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विल ऑफ द सोवन लॉ मेकिंग बॉडी, मतलब जो गवर्नमेंट है, एंड द ऑर्गेनाइज्ड विल ऑफ द पीपल सेल्डम अकर्स. कि अगर लोगों में, डेमोक्रेटिक स्टेट एक वो होता है जहाँ पे लोगों में पॉलिटिकल मेच्योरिटी आ जाए, और अगर वो पॉलिटिकल मेच्योरिटी आ जाती है तो सरकार और लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विल, मतलब जो उनकी विल है और जो लोगों की विल है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता, ये कहना चाह रहा है. तो हाई डिग्री ऑफ पॉलिटिकल मेच्योरिटी लोगों में होना बहुत ज़रूरी है इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, ये बात है. तो अब ऑप्शन देखते हैं. इन अ डेमोक्रेसी फोर्स इज द मेन फिनोमिनन इन द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेनिटी. फोर्स ताकत से होगा? नहीं. In a mature democracy, force to a great extent is the main phenomenon in the actual exercise of sovereignty. नहीं, गलत है. ताकत से नहीं, समझदारी से होता है. Sorry guys. Option C देखते हैं. In a mature democracy, use of force is irrelevant in the actual exercise of sovereignty. Yes. And in a mature democracy, force is narrowed down to a marginal phenomenon in the actual exercise of sovereignty. ठीक है. फोर्सेस इररेलेवेंट, भाई ताकत दिखानी ही नहीं पड़ती. तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विल सेल्डम अकर्स, मतलब
ना के बराबर होता ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर लोगों में पॉलिटिकल मेच्योरिटी आ जाए तो सरकार और लोगों की विल के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा जाता। तो यूज ऑफ फोर्स इज इरेलीवेंट या फोर्स इज नैरोड डाउन टू अ मार्जिनल फिनोमिनन, ये कहीं नहीं कह रहा वो कि थोड़ा बहुत फोर्स चलता है, ठीक है, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर लोगों में मेच्योरिटी है तो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली, नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट इन्फ्रेंस या राइट इम्प्लीकेशन ऑफ द पैसेज। जो उसने बात कही है कि मेच्योर डेमोक्रेसी में आपको ताकत या मतलब जिसको बोलते हैं ना कठोरता से डंडा नहीं चलाना पड़ता, लोगों की समझ से, सूझबूझ से ही सरकार और लोगों के बीच में डिसीजंस लिए जाते हैं। तो गुड पॉइंट एंड रेलिवेंट फॉर यू आईएएस ऑफिसर्स एंड आईपीएस ऑफिसर्स, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए चीज़ कि मेच्योर डेमोक्रेसी क्या होती है और उसके क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे उसमें हमें अपने आप को समझना है कि हमारा रोल क्या होता है, ठीक है। चलो गैस, तो ये था सेकंड पैसेज आपका। थर्ड पैसेज पे चलते हैं। हमें फिर से एक इन्फ्रेंस ढूंढना है। तो इन्फ्रेंस क्या था? लॉजिकल फैक्ट, जो हमने कहा था ना, लॉजिकल फैक्ट दैट इज मेंशन्ड इन द पैसेज, वो हमें पैसेज में से ढूंढ के निकालना है। तो पढ़ते हैं पैसेज पहले। बाई 2020, 2020 तक कह रहा है, जो कि जा चुका है, पुराना 2017 का पैसेज है। तो बाई 2020 व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू रन शॉर्ट ऑफ 56 मिलियन यंग पीपल, कि 2020 तक जब दुनिया में 56 मिलियन लोग, यंग लोग, जो लोगों की जो कमी हो जाएगी, इंडिया विद इट्स यूथ सरप्लस ऑफ 47 मिलियन, इंडिया जहां पे 47 मिलियन यूथ होंगे, इट कुड फिल द गैप, ये वो गैप फिल कर सकता है। इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट द लेबर रिफॉर्म्स आर ऑफन साइटेड एज द वे टू अनलॉक डबल डिजिट ग्रोथ इन इंडिया। कि इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये समझ सकते हैं कि जो लेबर रिफॉर्म्स है, ठीक है, दे आर ऑफन साइटेड एज द वे टू अनलॉक डबल डिजिट ग्रोथ इन इंडिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कह रहे हैं कि जो लेबर रिफॉर्म्स है, अगर उनको अच्छे से बनाया जाए तो दे आर अ वे टू अनलॉक डबल डिजिट, मतलब अभी तक हम 6-7% पे चलते हैं जीडीपी पे, अगर उसको डबल डिजिट पे 10-11 पे लेके जाना है तो लेबर रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है। इन 2014 इंडियाज लेबर फोर्स वाज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 40% ऑफ द पॉपुलेशन। 2014 में इंडिया की जो लेबर फोर्स थी वो लगभग 40% है जनसंख्या की, बट 93% ऑफ दिस फोर्स वाज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जहाँ पे बैंक अकाउंट के थ्रू सैलरी या पैसे नहीं आते, जैसे आप मजदूर होते हैं उनको आप डेली कैश में दिहाड़ी दे देते हो, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। तो ये जो 40% जो पॉपुलेशन है जो लेबर फोर्स में थी, उसमें से 93% जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, ठीक है, मतलब वो बैंक के थ्रू नहीं, वो क्या बोलते हैं अपने कैश के बेसिस पे या मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ पेमेंट के बेसिस पे काम करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है, ये 2014 के फिगर्स बता रहा हूँ। ओवर द लास्ट डेकेड, पिछले सदक में, द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR जिसको हम बोलते हैं, सो ओवर द लास्ट डेकेड द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज स्लोड टू 0.5% विद अबाउट 14 मिलियन जॉब्स क्रिएटेड ड्यूरिंग लास्ट ईयर, के और पिछले साल सिर्फ 14 लाख जॉब्स क्रिएट हुई, व्हेन द लेबर फोर्स इंक्रीज्ड बाय अबाउट 15 मिलियन। तो 1 लाख, मतलब एक, सॉरी, हाँ, लगभग 1 लाख लोग फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल पाई, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है, CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, तो वो कम पड़ी है। 2014 की बात कर रहा है वो। तो क्या फैक्ट निकाला जा सकता है इसमें से? अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इंडिया मस्ट कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ सो एज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। पॉपुलेशन कंट्रोल करें? नहीं। लेबर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इन इंडिया टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ इट्स वास्ट लेबर फोर्स प्रोडक्टिवली। यस, इंडिया इज पोइज टू अचीव द डबल डिजिट ग्रोथ वेरी सून। ये कहीं नहीं है, उसके लिए हमें लेबर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, ये कहा है उसने। इन इंडिया इज केपेबल ऑफ सप्लाइंग the skilled young people to oil countries. So oil countries, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, क्या कुछ भी मतलब स्पेसिफिक बना लेता है वो? नहीं, हमें जो लॉजिकल बात है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि लेबर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इन इंडिया टू मेक ऑप्टिमम यूज, सही यूज अगर हमें लेबर फोर्स का करना है, प्रोडक्टिवली करना है, तो हमें लेबर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे कंट्री में, क्योंकि हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है और वर्ल्ड में यूथ की डिमांड है, और हमें अगर उसको इम्प्रूव करना है तो हमें लेबर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। ये देखो क्लियरली मेंशन्ड है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो गाइज इस तरह से हम अपने आंसर्स सॉल्व करते हैं, अपने पैसेज को सॉल्व करते हैं एग्जाम में, और ऐसे ही हम अपने आंसर्स को मार्क करके आते हैं विद 100% एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो गाइज अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लगता है पढ़ाने का, समझने का, समझाने का, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन अ डेजिग्नेटेड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर ओनली यूपीएससी CSAT। सिर्फ CSAT के लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, जस्ट अंडर 100 आवर्स। सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल है ऑन डे 1। अब मैं आपको इसके कंटेंट्स बताता हूँ। सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस अलॉन्ग विद डाउनलोडेबल PDFs आपको अवेलेबल हैं, और इसके साथ साथ हर चैप्टर के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपको समझने में कि आपके एग्जाम में कैसे
आपको तैयारी करनी है। फिर आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज जिसमें आपके सेक्शनल टेस्ट हैं, साथ साथ आपके फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। तो आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, मतलब सेक्शनल मतलब टॉपिक वाइज, सॉरी सब्जेक्ट वाइज भी, और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी है जैसे एग्जाम में आते हैं, वो भी आपको है। वीकली लाइव डाउट सेशंस हैं फैकल्टी मेंबर्स जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हो हमसे, और बहुत जल्दी हम लाइव रिवीजन क्लासेस भी लेके आएंगे जिसमें हम आपको रिवाइज करवाएंगे सारा पार्ट दोबारा से। सो गो चेक आउट द कोर्स, द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। और नया साल आने वाला है तो इसमें बहुत ही भयंकर, बहुत ही अच्छा एक डिस्काउंट भी चल रहा है, तो गो चेक आउट द डिस्काउंट एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। ठीक है, तो दैट वाज इट फॉर दिस सेशन गाइस। आई सी यू अगेन नेक्स्ट वीक, जो कि अगला साल हो जाएगा आई थिंक। सो बिफोर आई लीव गाइस, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर लव्ड वंस, टू योर फैमिली मेंबर्स एंड योर नियर एंड डियर वंस। आई होप अगला साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारे जॉब, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए और आप बहुत सक्सेसफुली अगले साल को enjoy kar pao. So that is my wish from the bottom of my heart, and we are always there with you in this journey, so don't worry, we'll always help you out in the long run. So let's come together and make this journey fruitful and beneficial and productive for everyone, right? So that was it, and again I wish you a very happy new year 2024. So guys, if you have any doubts, if you have any queries, you can call us on this number during the office hours, that is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. So hello@edutab.co.in. You can also share your emails with us. Guys, please do share your feedback about these classes in the comment section of the video. और अगर आप भूल गए हो तो don't forget to press the like button. And if you're new here, don't forget to subscribe to the channel. We'll keep on helping you with such sessions so that you can prepare yourself and you can look forward to this exam in a better way. So having said that, guys, I'll take your leave for this year. I'll see you again in next year. Till then, guys, stay safe, stay healthy, keep on working hard, and happy learning to all of you. Thank you so much, guys.